अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलीमी एकेडमी 92 चैनल। आप तमामी हजरात का अलीमी 92 चैनल में स्वागत है। नाजरीन, मैं मोहम्मद शराफत हुसैन कादरी उम्मीद करता हूं कि आप तमामी हजरात बखैर होंगे। फिर से मैं हाजिर हो गया हूं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ। नाजरीन तो बने रहेंगे। देखिए, आपके बिहार बोर्ड के दरक्षा उर्दू किताब के चैप्टर 11 में एक चैप्टर आ रहा है। मजमून है ये आर्यभट्ट और त्रिगना। हाँ नाजरीन, दोस्तों, प्यारे दोस्तों, खुश होने की बात है कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आर्यभट्ट और त्रिगना के बारे में। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, आर्यभट्ट के ऊपर पूरा हिंदुस्तान जितना फख्र करे कम है, इसलिए कि ये वो साइंसदां है जो हमारे बिहार की धरती से ताल्लुक रखता है। आज से तकरीबन 1500 साल पहले इनका दौर था और इन्होंने इल्मे रियाजी और इल्मे नुजूम में वो कारनामा अंजाम दिया है जो आज तक दुनिया भुला नहीं पाई है। नाज़रीन, आप सच सुन रहे हैं, ये आर्यभट्ट है जिसने अपने वक्त में एक किताब लिख दिया था जिसका नाम है आर्य सिद्धांत और तंत्र। आर्य सिद्धांत और तंत्र, इस किताब के लिखे हुए तकरीबन 1500 साल गुजर गए, लेकिन आज भी आज के साइंसदां उनकी किताब से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और अपने तहकीकात में, अपने रिसर्च में उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं। नाजरीन, तो वो अजीम साइंसदां आर्यभट्ट हमारे बिहार के रहने वाले थे। इनका ताल्लुक, आर्यभट्ट साहब का ताल्लुक हमारे बिहार से था। नाजरीन, और इसके आगे जो त्रिगना देख रहे हैं, ये उस जगह का नाम है जिस जगह आर्यभट्ट ने बैठ करके आर्य सिद्धांत और तंत्र नामी किताब लिखा था। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, आर्यभट्ट सिर्फ एक इल्म के जानने वाले नहीं थे। आर्यभट्ट जी इल्मे रियाजी, इल्मे नुजूम और इल्मे अलजबर के इतने बड़े एक्सपर्ट थे, इतने बड़े माहिर थे कि ये अपनी महारत की बुनियाद पे ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए जिसे रहती दुनिया तक लोग आर्यभट्ट को याद रखेंगे। नाजरीन, आपको बता दूं, इल्मे रियाजी के सबसे मशहूर वैज्ञानिक साइंसदां, जिसे मैथमेटिक्स का बादशाह कहा जाता है, उसका नाम पाइथागोरस है। उस पाइथागोरस की रहनुमाई, लीडिंग किसने की थी? तो वो आर्यभट्ट ने की थी। पाइथागोरस की रहनुमाई और उसकी लीडिंग जो हुई थी वो आर्यभट्ट के द्वारा हुई थी। आप सोच सकते हैं, जब चेला इतना मशहूर है तो गुरु का क्या आलम होगा। आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं साथियों। तो आइए हम देखते हैं इनके आर्यभट्ट की कुछ जिंदगी की झलक को देखते हैं। नाजरीन देखें, हिंदुस्तान की कदीम तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। आर्यभट्ट जी का जो ताल्लुक है ना, वो इस गुप्त दौर से है, गुप्त दौर से है। और इस गुप्त दौर को सुनहरा दौर भी कहा जाता है। इस गुप्त दौर को सुनहरा दौर भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है, गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। मालूम है आपको, ये उस दौर की बात है कि जिस दौर के बादशाह और हुक्मरां लोग भी इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद थे। बड़े बड़े हुक्मरां, ये लोग एजुकेशन से मोहब्बत करने वाले थे, एजुकेटेड थे और एजुकेशन के माहौल में जीने वाले थे, इंसाफ करने वाले थे, साथ ही आलिमों और साइंसदानों की सरपरस्ती भी करते थे। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, समाज में कोई अच्छा कारनामा कर रहा है, समाज में कोई उभर रहा है, अच्छे अच्छे कारनामे कर रहा है, हमारा और आपका अहम फरीजा बनता है
कि हम उन्हें सपोर्ट करें, हम उसे बुलंदी तक पहुंचाए। तो उस वक्त गुप्त दौर के जो बड़े बड़े हुक्मरान थे, उन्होंने साइंसदानों की सरपरस्ती की और जगह जगह पे, हर मोड़ पे उनका सपोर्ट किया था, उन्हें आगे बढ़ाया था। नाजरीन, तो आर्यभट्ट के ताल्लुक से जानते हैं, आर्यभट्ट अपने वक्त का माहिर इल्मे नुजूम, इल्मे रियाजी, इल्मे अलजबर थे और माहिर इल्मे रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई भी इन्होंने ही की थी। नाजरीन, और आगे पॉइंट लेते हैं। आर्यभट्ट बिहार के खगोल में, बिहार के खगोल में, आर्यभट्ट बिहार के खगोल में 476 ईस्वी को पैदा हुए। नाजरीन, 476 ईस्वी को पैदा हुए और 564 ईस्वी को, 564 ईस्वी को 88 साल की उम्र, जब आप 447 माइनस 564 इसको माइनस प्लस करेंगे तो इनकी टोटल उम्र जो है ना 88 साल होगी। तो 88 साल की उम्र में आर्यभट्ट इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। अब देखिए आर्यभट्ट जी का कारनामा क्या क्या है, आर्यभट्ट ने क्या क्या कारनामे किए हैं साथियों, देख लीजिए आप। आर्यभट्ट का सबसे पहला कारनामा था दशमलव, जो हम देख रहे हैं निजाम आशारिया, जिसको दशमलव बोलते हैं, इस दशमलव की इजाद किसने की? वो आर्यभट्ट ने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। साथ ही इल्मे रियाजी का जो सिफर देखते हैं, जिसको हम जीरो कहते हैं, उसकी भी इजाद किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। आर्य सिद्धांत और तंत्र नामी जो किताब लिखा था, वो इस आर्यभट्ट ने ही लिखा था। जमीन गोल है, ये किसने बताया था? ये आर्यभट्ट ने ही बताया था। और सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण क्या चीज है, किसको कहते हैं, ये क्या चीज है, इसके बारे में भी आर्यभट्ट ने ही बताया था। नाजरीन, तो ये इतने कारनामे को अंजाम देने वाला आर्यभट्ट हमारे बिहार के ही रहने वाले थे। नाजरीन, आइए देखते हैं इनके आर्य सिद्धांत और तंत्र नामी किताब को पढ़ पढ़ करके तालीम हासिल कर करके अमेरिका के नासा और इसरो के बड़े बड़े साइंसदान आज अब पंख फैलाए घूम रहे हैं। ये किसका देन है? आर्यभट्ट का देन है साथियों। आर्यभट्ट ने अमेरिका के नासा और इसरो, पोलैंड के साइंसदानों की टीम, दिल्ली और नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदान भी पहुंचे थे। ये उस वक्त की बात है साथियों। मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे से लिखा गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आर्य सिद्धांत नामी, सिद्धांत तंत्र नामी किताब को पढ़ करके आज बड़े बड़े साइंसदान है जो पूरी दुनिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे और कंट्री लेवल पे जाने जाते हैं। इंटरनेशनल साइंसदान लोग हैं, वो किसके बदौलत है? आर्यभट्ट के आर्य सिद्धांत नामी तंत्र को किताब पढ़ करके लोग बड़े बड़े साइंसदान बने हैं। नाजरीन, तो जैसे ही आर्यभट्ट ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण भी कोई चीज है, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण भी कोई चीज है, तो अमेरिका के रहने वाला जे.एंडरसन साइंसदान, जो पिछले न जाने कितने 200 साल से, तकरीबन 200 साल से वो इस बात की तहकीक कर रहा था कि सूरज और चांद ग्रहण ये तो समझ में आता है, लेकिन इसकी परख कहां से होगी? सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की हकीकत हमें कहां पता लगेगी? तो आर्य सिद्धांत नामी किताब ने बताया कि वो चीज कहां से पता लगेगी। तो वो चीज का पता लगाने के लिए त्रिगना आना पड़ेगा, और ये त्रिगना हमारे बिहार का एक हिस्सा है साथियों। तो त्रिगना आना पड़ेगा। तो जब यहां पता लग गया लोगों को कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में हमें पता लगाना होगा, तो हमें त्रिगना जाना पड़ेगा। तो वहां कितने कौन कौन लोग पहुंचे, अब सुने, कितने मुल्क के कौन कौन से लोग पहुंचे, अब आप सुनिए। नासा, अमेरिका के नासा और इसरो, ये तहकीकी एजेंसी है। ये लोग किसी भी मामले को सर्च करते हैं, बड़े बड़े साइंसदान यहां रहते हैं
ये पूरी टीम है। इसी तरह पोलैंड के साइंसदानों की टीम, दिल्ली और नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदान भी कहां पहुंचे? त्रिगना में, ये पता लगाने कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण क्या चीज है। नाजरीन याद रखें आप, दुनिया का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 सुबह 5:29 पर हुआ था। इस सूरज ग्रहण को पता लगाने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क तमाम जगह से, दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े साइंसदान जो अपने पंख फैला करके घूमते, बड़े बड़े साइंसदान इस त्रिगना में पहुंचे थे ये पता करने के लिए कि सूरज ग्रहण क्या चीज है। नाजरीन, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण होने वाला था 22 जुलाई 2009 को। इस त्रिगना की धरती पे सारे साइंसदान पहुंचे थे, लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं था। जैसे ही वो वक्त करीब आता है, बादल छा जाता है, लोग के नजर में वो सूरज ग्रहण तजस्सुस का एक सामान बन जाता है और रहती दुनिया तक हमें लगता है कि शायद इसका पता न चले। लेकिन याद रखें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक न एक दिन हम पता लगा करके रहेंगे कि सूरज ग्रहण, दुनिया का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण क्या चीज है, इसका पता जरूर लगेगा। हमें आज से लेकर के 2009 से लेकर के 123 साल इंतजार करने के बाद फिर से हमें वो समय देखने को मिलेगा कि सूरज ग्रहण, दुनिया का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कैसा होता है। नाजरीन, तो हम जमीन के रहने वाले हैं, इस प्लानेट पे हम रहते हैं। इस प्लानेट पे हमें 2 ग्रहण देखने को मिलते हैं। कितने ग्रहण मिलते हैं? 2 ग्रहण से हम लोगों का पाला पड़ता है। एक का नाम है सोलर इक्लिप्स, दूसरे का नाम है ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स बोलते हैं सूरज ग्रहण को, चांद इक्लिप्स बोलते हैं ल्यूनर इक्लिप्स को। नाजरीन, तो आपके सामने ये जो छोटी सी थोड़ी सी तस्वीर लगी हुई है, जगह के कमी की वजह से ये लगी हुई है, तो आपको ये अगर समझ में ना आए तो मैं आपको बता दूं, ये अपनी रोशनी को, ये है सूरज, ये है चांद, ये है अर्थ, ये है हमारी जमीन, हम है यहां, हमारे बीच में है चांद और चांद के ऊपर है सूरज। ये अपनी रोशनी को कहां डालता है? जमीन पे भेजना चाहता है। तो ये क्या मामला है? ये जो चीज है ना, ये सूरज अपनी जगह टिका हुआ है, ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ इस घेरे पे, इस दायरे पे चलता रहता है। ये जो अर्थ है इस सूरज के लिए इस दायरे पे चलता रहता है, मूवमेंट इसका होता रहता है, ये इस सूरज का चक्कर लगाता रहता है। तो ये यहां से अगर सफर करते ऐसे ऐसे ये अगर आता जा रहा है तो एक वक्त जरूर ऐसा आएगा कि ये तीनों के तीनों आमने सामने होंगे और सूरज अपनी रोशनी को जमीन पे भेजने में ये चांद डिस्टर्ब करेगा। तो जैसे ही चांद सूरज की रोशनी को जमीन पे भेजने में डिस्टर्ब करेगा तो ये हो जाएगा सूरज ग्रहण साथियों। सूरज की रोशनी को जमीन पे पहुंचाने में ये चांद बीच में हायल होगा, रोकेगा, तो ये सूरज ग्रहण हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये है हमारा सूरज, ये है हमारी जमीन और ये है हमारा मून यानी के चांद। देखे ये जमीन है, इस जमीन का चक्कर कौन काटता है? चांद। जमीन का तवाफ कौन करता है? चांद। देखे सूरज अपनी जगह रुका हुआ है, ये अर्थ भी चल रही है, जमीन भी चल रही है और चांद भी चल रहा है। तो ये चांद भी चल रहा है और ये जमीन भी चल रही है। तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये सूरज की रोशनी चांद तक आने के लिए ये जमीन बीच में इसकी रोशनी को रोक दे। ये जमीन इस सूरज की रोशनी को यहां तक पहुंचने में क्या कर दे? रोक दे। अगर इसकी रोशनी को ये जमीन रोक देती है तो ये हो जाएगा चांद ग्रहण साथियों, ये हो जाएगा
चांद ग्रहण। ग्रहण कहते किसी सैयारा या सितारा का, किसी सैयारे या सितारे पे अपना साया डाल देना। जो साया डालेगा वो ग्रहण हो जाएगा। अगर सूरज अपनी रोशनी को चांद ग्रहण जमीन तक पहुंचाने में अगर ये चांद रोक दे रहा है तो ये चांद ग्रहण, चूंकि सूरज की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही है, और अगर सूरज अपनी रोशनी को पहुंचाना चाह रहा है चांद के पास और बीच में आके जमीन आके रोक दे रही है तो ये चांद ग्रहण हो जाएगा साथियों। तो आपके पूरे टॉपिक आर्यभट्ट और त्रिगना में यही सारी बातें थी जो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर किसी तरह की कमी बेशी हुई हो समझने में तो आप राब्ता कर सकते हैं अलीमी एकेडमी 92 चैनल पे आप संपर्क कर सकते हैं। 91 10 92 50 52 ये नंबर है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर करा सकते हैं। साथियों लगे हाथ आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ, देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन आंसर इसके ताल्लुक से अब इतना आसान हो गया होगा कि हर कोई इसका जवाब दे सकता है। कुछ सवाल है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहां हुई थी, तो आर्यभट्ट की पैदाइश खगोल में हुई थी, पटना में, पटना के खगोल में हुई थी। आर्यभट्ट अपना तजर्बा गाह कायम किया था, कहां, त्रिगना में किया था, हर किसी को पता है। और आगे आइए कि आर्यभट्ट, एक और सवाल छूट गया है, वो सवाल है कि हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है। अभी तो कहा गया गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है, तो सुनहरा। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से है, गुप्त दौर से है। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की, पाइथागोरस की। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की बातें जो आपके बीच बताई गई यहां पूछा जा रहा। आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख पैदाइश बताइए। जाए पैदाइश खगोल है, जाए पैदाइश जो है वो खगोल है। और पूछा जा रहा है कि तारीख पैदाइश 476 ईस्वी है। 2009 के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। इसकी अहमियत ऐसी ही बढ़ जाती है कि दुनिया के कोने कोने से सारे साइंसदान उस सूरज ग्रहण को देखने आए। इससे पता लगता है कि वो सूरज ग्रहण बहुत ही बड़ा होगा, तभी तो पूरी दुनिया के साइंसदान पलट करके उस सूरज ग्रहण की खबर लेने पहुंच गए थे। क्या सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से देख सकते, नहीं देख सकते। आप खुली आंखों से सूरज ग्रहण को नहीं देख सकते। आप अगर देखते हैं तो आपकी रोशनी जाने का खतरा है। रोशनी आंख की जा सकती है, उसको देखने के लिए मशीन के जरिए आप उसे देख सकते हैं, या ऐसा कोई चश्मा हो जो उसकी रोशनी को काट दे, ऐसी रोशनी वाले चश्मे से आप देख सकते हैं। नाजरीन, तो ये आर्यभट्ट और त्रिगना के मुख्तसर सवालात और मुख्तसर बातें थी जो आपके बीच मैंने रखा। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, अस्सलाम।